नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका बाजार पनिया चैनल में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। स्वागत है आपका आज की वीडियो बिल्डिंग ऑन स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल फाउंडेशन में। जैसे एक मजबूत घर को मजबूत नींव की ज़रूरत होती है, वैसे ही फाइनेंशियल फ्यूचर के लिए आपको एक स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल बेस की ज़रूरत है। तो आज का पहला टॉपिक है फाइनेंशियल गोल्स एंड बजटिंग। आपको कोई भी गोल अचीव करने के लिए हमेशा फाइनेंशियल गोल्स बनाने चाहिए। मान लीजिए आपको 2 साल बाद कोई गाड़ी खरीदनी है या घर खरीदना है, तो आपको अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग करनी पड़ेगी। किस प्रकार आप अपनी इनकम में से कौन सा हिस्सा उस पर्टिकुलर फाइनेंशियल गोल के लिए डिवाइड करेंगे। मान लीजिए आपको अगले 2 साल में कोई गाड़ी खरीदनी है जो कि 10 लाख की है और आपकी इनकम 1 लाख रुपए है, तो आप किस प्रकार से अपनी मंथली इनकम में से कितना परसेंट डिवाइड करेंगे उस फाइनेंशियल गोल के लिए। और उस फाइनेंशियल गोल को पाने के लिए आपको बजटिंग भी करनी पड़ेगी कि आप अपनी इनकम और एक्सपेंसेस को ट्रैक कर पाए। अगला टॉपिक है इमरजेंसी फंड्स। दोस्तों, मुसीबत कभी भी आ सकती है, इमरजेंसी कभी भी आ जाती है। लाखों लोग जॉबलेस हो गए थे कोविड के दौरान और लोगों की हालत बहुत ही बुरी हो गई थी। इसीलिए हमेशा आपको इमरजेंसी फंड हमेशा क्रिएट करनी चाहिए जो कि आपकी किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन को हैंडल कर सके। मान लीजिए आपकी गाड़ी कभी अचानक से खराब हो जाए और आपको 10,000, 20,000 या 50,000 रुपये एट अ टाइम ज़रूरत पड़ जाए। अगर आपने अपनी इमरजेंसी फंड में कुछ भी पैसे नहीं रखे तो आप उसको कैसे रिपेयर कराएंगे। मान लीजिए आप किसी लाइफ थ्रेटनिंग डिसीज से बीमार हो गए और आप जॉब नहीं कर पा रहे हैं या बिजनेस नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको बचाने के लिए आपके वो इमरजेंसी फंड ही काम आते हैं। किसी भी लाइफ सेविंग सिचुएशन के लिए इमरजेंसी फंड ही काम आते हैं। इसलिए आप इमरजेंसी फंड ज़रूर बनाएं। और मेरी सलाह है कि इमरजेंसी फंड हमेशा आपकी करंट इनकम के 6 मंथ नहीं तो 12 मंथ के इक्विवेलेंट होना चाहिए। अगला टॉपिक है डेट मैनेजमेंट। दोस्तों, आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में सारी दुनिया डेट पे चल रही है, मतलब उधारी पर चल रही है। मान लीजिए आपके पास बहुत ही सारे क्रेडिट कार्ड हैं और बैंक्स लोन हैं जो कि अलग अलग इंटरेस्ट रेट पर हैं। तो आप सोच रहे होंगे कि मैं कैसे अपना उधार चुकाऊं और पहले किसको चुकाऊं। तो इसके लिए कुछ मेथड्स हैं जो मैं डिस्कस करना चाहता हूं। सबसे पहला मेथड है स्नोबॉल मेथड। इस मेथड में हम सबसे छोटे लोन्स पहले उठाते हैं और उनको जल्दी से जल्दी पूरा करते हैं ताकि उसके बाद हम बड़े बड़े लोन्स पर फोकस कर पाएं। इसमें हमारे पास ये फ़ायदा होता है कि हमारे छोटे लोन जल्दी चुक जाते हैं और बड़े लोन्स के लिए हमारे पास काफ़ी समय होता है। दूसरा मेथड है एवेलॉन्च मेथड। इसमें हम बड़े लोन्स पे पहले फोकस करते हैं और कोशिश करते हैं कि बड़े लोन्स को जल्दी से जल्दी चुका दिया जाए ताकि जो हमारे छोटे लोन्स बचे हुए हैं वो हम धीरे धीरे जल्दी जल्दी चुका लें। अगला टॉपिक है सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। तो साथियों, सेविंग और इन्वेस्टमेंट के बीच में डिफरेंस क्या है? क्या सेविंग ही इन्वेस्टमेंट है या इन्वेस्टमेंट को ही सेविंग कहा जाता है? देखिए, सेविंग का अर्थ है कि अपने कुछ पैसे आप पिगी बैंक में डाल रहे हैं, जैसे छोटी छोटी ज़रूरतों के लिए। वहीं इन्वेस्टमेंट का अर्थ है कि आप स्टॉक्स ले रहे हैं, बॉन्ड्स परचेज कर रहे हैं या कुछ और एसेट्स खरीद रहे हैं जो धीरे धीरे ग्रो होकर फ्यूचर में आपकी वेल्थ बन जाएंगे। तो दोस्तों, सेविंग जो है वो हम शॉर्ट टर्म गोल्स को अचीव करने के लिए करते हैं, वहीं इन्वेस्टिंग हम लॉन्ग टर्म गोल्स को अचीव करने के लिए करते हैं। मान लीजिए आपने कुछ गाड़ी खरीदनी है 1 साल के अंदर, तो आप जो पैसे अपनी मंथली इनकम से सेव करेंगे उसे सेविंग में डालेंगे। परंतु मान लीजिए आपको 10 साल 15 साल में
कोई घर खरीदना है या कुछ और चीज़ें करनी हो, तो उसके लिए आप वो पैसा इन्वेस्ट करेंगे, वो धीरे 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 कंपाउंड होता हुआ आपकी वेल्थ जनरेट करेगा और लॉन्ग टर्म्स गोल्स को फुलफिल करेगा। तो दोस्तों, सेविंग एंड इन्वेस्टिंग में यही डिफरेंस है। अगला टॉपिक है इंश्योरेंस एंड रिस्क मैनेजमेंट। साथियों, फ्यूचर अनसर्टेन है और जैसा आपको पता है, कोविड के समय कैसे लोग अनसर्टेनिटी में डूब गए और काफ़ी लोगों ने अपनी जान से भी हाथ धो लिया और काफ़ी सारे लोग फाइनेंशियली बर्बाद हो चुके क्योंकि उन्होंने अपना रिस्क मैनेजमेंट नहीं किया था। इसीलिए साथियों, फ्यूचर तो अनसर्टेन है, लेकिन अनसर्टेनिटी को मैनेज करने के लिए हमेशा रिस्क मैनेजमेंट काम आता है और रिस्क को मैनेज करने के लिए देयर इज़ इंश्योरेंस। तो आप सबसे पहले अपना और अपनी फैमिली का हेल्थ इंश्योरेंस ज़रूर कराएं ताकि कोई भी अनएक्सपेक्टेड मेडिकल एक्सपेंसेस और हॉस्पिटल स्टेज और सर्जरी में आपकी सारी की सारी सेविंग्स ना उड़ जाए। हेल्थ इंश्योरेंस के साथ साथ आप टर्म इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस भी करवाएं ताकि आप फाइनेंशियली फ्रीडम पा सके और इन केस ऑफ एनी अनसर्टेनिटी आपकी फैमिली डिवेस्टेटेड ना हो और उनके पास कुछ ना कुछ फाइनेंशियल असिस्टेंट हो। अगला टॉपिक है रिटायरमेंट प्लानिंग। ज़िंदगी भर हम काम करते हैं अपने और परिवार के लिए, लेकिन आप अपने लिए कब जिएंगे? तो दोस्तों, रिटायरमेंट प्लानिंग एक्चुअल में वो ही है कि वंस यू आर रिटायर, यू आर लिविंग योर ओन लाइफ। उस टाइम आपको फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए और फाइनेंशियल फ्रीडम पाने के लिए आपको अर्ली रिटायरमेंट या रिटायरमेंट प्लानिंग पहले ही करनी चाहिए। रिटायरमेंट प्लानिंग करने के लिए आप डिफरेंट स्कीम्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, जैसे एनपीएस, पीपीएफ और पोस्ट ऑफिस की स्कीम्स। और धीरे धीरे आपका ये छोटा छोटा अमाउंट कंबाइंड होते होते और कंपाउंड होते होते जब आप रिटायर होंगे तो आपको मिलेगा, तो उस टाइम आप किसी पर फाइनेंशियली डिपेंडेंट नहीं होंगे और फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट को एंजॉय करते हुए अपना रिटायरमेंट लाइफ जिएंगे। अगला टॉपिक है टैक्स प्लानिंग। तो साथियों, जैसा आपको पता है कि हमारे टैक्सेशन सिस्टम में डिफरेंट सैलरी स्लैब और इनकम स्लैब पे डिफरेंट टैक्स लगते हैं। तो डायरेक्ट टैक्स के लिए तो हमें टैक्स पे ही करना है, इनडायरेक्ट टैक्स के लिए भी हम टैक्स पे करते हैं, जैसे जीएसटी, सीजीएसटी और डिफरेंट टैक्स। तो साथियों, अगर आप टैक्स प्लानिंग नहीं करेंगे तो आपकी सारी की सारी इनकम पे बहुत ही ज़्यादा टैक्स लग जाएगा। इसलिए आप डिफरेंट टैक्स सेविंग स्कीम्स में पैसे डालें, जैसे म्यूचुअल फंड, ईएलएसएस एंड डिफरेंट अदर स्कीम्स। एटीजी स्कीम्स में काफ़ी सारी स्कीम्स आती हैं, जैसे सुकन्या समृद्धि योजना और पीपीएफ, एनपीएस। डिफरेंट स्कीम्स में आप अपने पैसे इन्वेस्ट करके टैक्स बेनिफिट भी पा सकते हैं और ओवर द टाइम आप उस पैसों को उस स्कीम्स में इन्वेस्ट करके आप वेल्थ भी जनरेट कर सकते हैं। तो साथियों, टैक्स प्लानिंग बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, प्लीज़ आप इस पर ज़रूर फोकस करें। अगला टॉपिक है एस्टेट प्लानिंग। तो साथियों, एस्टेट प्लानिंग होती क्या है? इन केस ऑफ एनी मिस हैपनिंग, ऑल योर असेट्स एंड ऑल योर लाइबिलिटीज शुड बी मैनेज। ऐसा हो अगर इन केस आपके साथ कुछ भी मिस हैपनिंग हो जाती है तो आपके जो भी असेट्स हैं, आपकी जो भी लाइबिलिटीज़ हैं, वो आपके परिवार के ऊपर बर्डन ना पड़े। उसको मैनेज करने के लिए आपको पहले से ही प्लानिंग करनी चाहिए। उसी प्लानिंग को हम एस्टेट प्लानिंग कहते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास घर है, तो आप अपनी विल पहले से क्रिएट करके रखें। आपके पास डिफरेंट असेट्स हैं, आपके पास डिफरेंट लोन्स हैं, तो आप उनको मैनेज करने के लिए आप पहले से वेल प्रिपेयर्ड प्लान क्रिएट करके रखें और अपने नॉमिनी एंड अदर लोगों को आप उनको जागरूक करें और अटॉर्नी से आप साइन करवाएं, ताकि आपकी कोई भी जो प्लानिंग है वो बाद में लीगल कॉम्प्लिकेशंस में चेंज ना हो और आपका परिवार सिक्योर एंड सेफ रहे। तो साथियों, आज हमने जाना कि कैसे हम स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल फाउंडेशन क्रिएट कर सकते हैं और लाइफ के चैलेंजेस को हम टैकल कर सकते हैं। तो आज ही आप पहला स्टेप उठाएं अपने फाइनेंशियल गोल्स की तरफ और अपने धीरे धीरे आप फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को
मैनेज करे एंड फाइनेंशियल फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करे। तो साथियों, आज की वीडियो के लिए धन्यवाद। आशा करता हूँ आपको इस वीडियो से काफ़ी अच्छी जानकारी मिली होगी। ऐसे ही अच्छी जानकारी पाने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहें और आपकी कोई भी क्वेरी या क्वेश्चन हो या किसी टॉपिक पे आपको वीडियो बनवाना हो तो प्लीज़ आप उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। धन्यवाद साथियों। बाजार बनिया चैनल में आपका दिन शुभ हो।